नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर मेटल्स की करेंगे और चांदी से ही शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर तेजी का दौर जारी है। और इस वक्त की अगर बात करें तो सोना चांदी दोनों ही अपने डे हाईज पर कारोबार कर रहे हैं। 8 महीने के हाईज पर तो यहां पर कारोबार है ही। और अमेरिका में दरें बढ़ने से पहले और चीन में घटते कोरोना प्रतिबंधों के बीच में बेस मेटल्स की भी चमक यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। ऐसे में आपको साल के अंत और अगले साल के लिए क्या और कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय, कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा और एशप्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के वैभव सर्राफ। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा डे हाईज पर यहां पर कारोबार होते हुए नजर आए हैं। और गेन्स इस वजह से भी हैं क्योंकि हमने डॉलर इंडेक्स में हल्की सी गिरावट यहां पर बनते हुए देखी है। प्रियांक, कैसे देखते हैं प्राइसेस, कैसे कारोबार करने की राय देंगे यूएस फेड की मीटिंग से पहले, और अगले साल के लिए अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाएं? प्रियंका, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। सिल्वर में मुझे लगता है कि अंडरटन जो है वो बुलिश रहेगा। एंड जिस तरह का प्राइस एक्शन दिख रहा है और हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, मेरे हिसाब से जो भी डिप्स आती है वो एक मौका रहेगा कि बाई करना चाहिए। 67,700 के आसपास बाई की सलाह रहेगी। 66,200 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 69,500 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। वहीं तरह बुलियंस में गोल्ड भी मुझे काफी स्ट्रांग दिखता है। मोमेंटम वाइज अभी भी अपसाइड पोटेंशियल दिखता है। अराउंड 54,600 टू 54,800 ऑन द हायर साइड, ये टारगेट जोन्स शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये राय है सोने चांदी की, जहां पर खरीदारी की एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करना चाहिए। रवि, आप कैसे देखेंगे? और नियर टर्म में कुछ जिस तरह की बढ़त हमने आते हुए देखी है, क्या इनका फायदा उठाना चाहिए या डिप्स की इंतजार करें? डेफिनेटली आज इंट्राडे के लिए लग रहा है कि जैसे आपसे अभी ट्रेजरी यील्ड एज वेल एज अगर वहां बात करें कि डॉलर इंडेक्स उसमें जो गिरावट है, तो थोड़ा इंडिकेशन है कि शायद इन्फ्लेशन है वो 7.3% से कम हो। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड इंट्राडे ट्रेंड के लिए। तो ये डेटा ध्यान रखें। कल एफएमसी मीट है, थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड ईसीबी की मीट है। इसके बाद 21 दिन तक कोई बड़े डेटा नहीं है, तो मुझे लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। वो वोलेटिलिटी में आपको बाय करना चाहे, पर्टिकुलर सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 68,100 पे बाइंग की रिकमेंडेशन इंट्राडे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए रहेगी। 67,880 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन बनानी है और टारगेट 68,710 तक के 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने चाहे। वही गोल्ड में मेरा नजर है, काफी टाइम से हम 52 से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जिस हिसाब से ट्रेजरी नीचे आ रहे हैं, इस हिसाब से जो सेफ हेवन का बड़ा पैसा फंड मैनेजर्स का है, साथ में इक्विटी के वैल्यूएशंस भी थोड़े स्ट्रेच है, तो इस हिसाब से काफी सेफ हेवन पैसा अभी फंड में आना चालू हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी ऊपर शॉर्ट टर्म में 55,000 तक के टारगेट मुझे एक्सपेक्टेड है। जब तक 53,700 के नीचे गोल्ड क्लोज नहीं होता, ये तेजी बनी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर तेजी की उम्मीद आगे जाकर भी है। और आज के दिन अगर आप देखें तो तेजी हमने दोनों ही सोने और चांदी में यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। अगले साल के लिए तो यहाँ पर और भी हायर टारगेट्स की उम्मीद, जिस तरह से रिसेशन की चिंताएं फिलहाल बाजार में बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन वैभव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की उठापटक यहाँ पर बाजार में है, ऑन ग्राउंड डिमांड क्या वापस लौटी है? क्योंकि धनतेरस दिवाली के बाद एक डिप जरूर देखने को मिला था, लेकिन अब जैसे जैसे हम कंसोलिडेशन आता हुआ देख रहे हैं, क्या बाइंग वापस आई है? जी, जैसे कि आने वाले वेडिंग सीजन के हिसाब से अगर बात करें तो सिल्वर ज्वेलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसी भी वेडिंग चूजों में, जिसमें हमने अच्छी खासी डिमांड, क्योंकि सिल्वर ज्वेलरी ऑन ऑर्डर ज्यादातर बनाई जाती है, स्पेशली सिल्वर यूटेंसिल्स जिसमें काफी समय लग जाता है बनने में। उसकी डिमांड हमने अभी भी काफी स्ट्रांग देखी है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 1-2 दिनों से जो प्राइस में सडनली एक जंप आया है, उसकी वजह से ऑर्डर्स आ रहे हैं, पर लेट बुकिंग अभी कस्टमर्स ने रोक दी है। वो लोग अभी 2-4 दिन देख करके फिर लेट बुक करेंगे, बट डिमांड में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। ओके। और इन करंट लेवल्स पर भी क्या बाइंग अच्छी खासी है? और किस तरह की बाइंग आ रही है? क्या अभी भी वेडिंग बाइंग है या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट बाइंग भी यहाँ पर बाजार में लौटी है? सिल्वर में मेजरली तो हम लोग जो देखे हैं वो वेडिंग बाइंग और नीड बेस्ड बाइंग देखे हैं। इन्वेस्टमेंट बाइंग सिल्वर में फिजिकल में बहुत ज्यादा नहीं होती है, बिकॉज बहुत बल्कि आइटम है स्टोर करने के लिए। पीपल प्रेफर टू बाय इट ऑन दी एमसीएक्स rather than buying physical. हम्म। अब जिस तरह की खरीदारी हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है, क्या उसी की तरह की खरीदारी आप चांदी और दूसरे मेटल्स में भी बनता हुआ देख रहे हैं, वैभव?
हाँ जी, सिल्वर और गोल्ड की डिमांड हम लोग के यहाँ लगभग हैंड इन हैंड चल रही है। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक में डिप आया है, किसी एक में जंप आया है। बोथ आर गोइंग एट द सेम पेस इन द सेम डायरेक्शन। और टिकट साइज किस तरह के देखते हैं आप वैभव? आई एम सॉरी, आवाज आई मिस्ड यू। वैभव, किस तरह का टिकट साइज है फिलहाल बाजार में? टिकट साइज सिल्वर में हम लोग जो देख रहे हैं वो 3 to 4 kgs, अराउंड 2 to 3 lakhs का एवरेज टिकट साइज है। यूटेंसिल्स में ज्वेलरी की बात करें तो वही टिकट साइज आपका 20 to 30,000 हो जा रहा है सिल्वर के केस में। गोल्ड के केस में अगर देखें तो एवरेज टिकट साइज आज की तारीख में भी अराउंड 6 to 7 lakhs का आ रहा है। ऑल राइट। और रवि, अगर चांदी की यहाँ पर बात की जाए तो क्लियरली इस साल की अगर हम रेंज देखें तो 51,000 यहाँ पर लो था, 73,000 का हाई था, 68-69 के आसपास के स्तर फिलहाल हैं। किस तरह के लेवल्स यहाँ पर आप बनता हुआ देखेंगे आगे? बाजार को लगता है कि नए हाईज देखने को मिल सकते हैं अगले साल में? जरूर से अगले साल मुझे लग रहा है कि सिल्वर में ये नया हाई पॉसिबल है, क्योंकि अगर कंपैरिजन हम 4 से 5 साल का करें, सबको सिल्वर ओवर वैल्यू लगते। अदरवाइज अगर 4 से 5 साल का अगर कंपैरिजन बेस मेटल के प्राइसेस वर्सेस सिल्वर करे तो आपको अभी भी सिल्वर में वैल्यूएशन दिखेंगे, और अभी उसने अपना लाइफ टाइम जो हाई है वो ब्रेक नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर जिसका भी नजरिया है या 1 साल तक रुक सकते हैं। 78,000 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर ये अचीव होता हुआ दिखेगा। जैसे नया होगा आपको इमीडिएट अपसाइड मिलेगी। चाइना के अनलॉकडाउन पे काफी निर्भर है। चाइना एक इंडस्ट्रियल यूसेज पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। अगर इसका इंपोर्ट बढ़ा या यहाँ से अच्छा इंपोर्ट रहा तो मेरे हिसाब से सप्लाई की वजह से भी सिल्वर में थोड़ी किल्लत रही है, तो आगे डिमांड फैक्टर काफी वर्क कर सकता है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मींस के कैलेंडर ईयर में, ये 78,000 तक जाना चाहिए। ऑलराइट, ये तो हुई प्रेशियस मेटल्स की बात, लेकिन ध्यान अब यहाँ पर बेस मेटल्स पे भी डालेंगे क्योंकि यहाँ पर भी पिछले 1 महीने में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। और अगर आज की बात भी करें तो डिप्स पे खरीदारी यहाँ पर सभी मेटल्स में लौटती हुई नजर आई है। कॉपर के भाव वापस से अपने यहाँ पर 4 महीने के हाईज पर हैं, एल्यूमिनियम मल्टी मंथ हाईज पे, और गेंस हमने निकल में भी लौटते हुए देखे हैं। रवि, आपकी कोई टॉप पिक यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेटल्स में? इंडस्ट्रियल मेटल में आज कॉपर में ध्यान देना चाहिए। वहां पे जो फिर से सप्लाई के इश्यू आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा फोकस पॉजिटिव साइड रखना है। हालांकि स्टॉप लॉस जरूर से लगाए सारे स्ट्रेटेजीज में, क्योंकि आज सीपीआई इन्फ्लेशन एंड कल जो डेटा फेड के इवेंट है तो उसके पहले थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। हालांकि वहां पे ये जो कंसर्न खड़े हुए थोड़ा सीरियस है। 704 के करीब प्राइसेस चल रहे, बाय करे कॉपर में 698 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 715 तक के लेवल दिखने चाहिए। आज जिंक थोड़ा वीक है, वहां मुझे लग रहा है कि गिरावट का फायदा लेके उसमें भी बाय करना चाहिए। 288 के करीब प्राइसेस चल रहे, जिंक में बाय करे। 285 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 294 तक के लेवल वहां फिर से अप्रोच होते हुए दिखेंगे। तो कॉपर एंड जिंक बेस मेटल पैक से आज टॉप पिक रहेगी, दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। ऑलराइट, तो टॉपिक्स यहाँ पर मेटल्स में कॉपर एंड जिंक में हैं। और प्रियंका, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल पैक यहाँ पर? आज तो यहाँ पर डॉलर का सपोर्ट भी है और एक होप प्रीमियम जैसे बाजार कहता है वो हमने आता हुआ देखा है। चीन की बाजार खुल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर कितनी नजर आती है? वेरी शॉर्ट टर्म जिस तरह से चाइना ओपन अप हो रहा है तो एक डिमांड निकल के आएगी, तो वो एक्सपेक्टेशन में बेस मेटल्स एक रिकवरी दिखा सकते हैं। तो जो बेस मेटल्स में पैक का लीडर है कॉपर में मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में, थोड़ा अगर मैं 1 महीना 2 महीने का व्यू रखूं तो अराउंड 730 से लेके 750 तक रुपी टर्म में एमसीएक्स में भाव को मैं देख रहा हूं। तो यहाँ पे जो भी करेक्शन आता है मुझे लगता है कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी 705 के आसपास है, तो अगर किसी को ब्रेकआउट प्ले करना है तो 709 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बाई किया जा सकता है। 692 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 730 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। वहीं दूसरी पिक हमारी एल्यूमिनियम में रहेगी। अभी 211.50 के आसपास के रेट्स चल रहे हैं, तो वहां पे बाई किया जा सकता है। 208 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 220 से 225 ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स रहेंगे। तो दोनों ही काउंटर्स एंड बेस मेटल कॉम्प्लेक्स ओवरऑल मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 मंथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हायर साइड दिखनी चाहिए। ऑलराइट, तो बढ़त यहाँ पर आगे जाकर मेटल्स में भी बनती हुई नजर आ सकती है। तो खरीदारी यहाँ पर सोने चांदी और जो टॉप मेटल्स आपको बताए गए हैं उनमें करने की राय है। बहुत शुक्रिया प्रियांक और रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वैभव आपका भी। और सोने चांदी और बाकी बेस मेटल्स पे भी अपनी राय, कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए इस साल और अगले साल में, ये शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे न्यूट्रीफ्रेश के को-फाउंडर एंड सीईओ संकेत मेहता को अपने शो में। जानेंगे कि क्या है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और सॉइल लेस वाटरलेस क्रॉप्स कैसे यहाँ पर की जा सकती हैं और कहाँ कहाँ इसे स्प्रेड है। सारा कुछ डिस्कस करेंगे उनके साथ।
नमस्कार, आपका स्वागत है और अब हमारे साथ न्यूट्रीफ्रेश के को फाउंडर एंड सीईओ संकेत मेहता हैं। संकेत नमस्कार। आप अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूट्रीफ्रेश हाइड्रोपोनिक तरीके से यहाँ पर खेती करते हैं और महाराष्ट्र में पुणे के आसपास इनका काफ़ी बड़ा काम फिलहाल है। संकेत, पहले तो दर्शकों को यही समझाना चाहेंगे आपके तरीके से कि हाइड्रोपोनिक खेती क्या होती है। ये सॉइललेस तो होती है, लेकिन इसमें वाटर यूजेज किस तरह का है और कौन सी फसलें हैं जिन पर आप फिलहाल काम कर रहे हैं? हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बेसिकली इज अ सॉइललेस कल्टीवेशन, जहाँ के हम सॉइल की जगह पर हम उसका इनर्ट मीडिया जैसे कि कोकोपीट हो गया या फिर आपका वाटर बेस्ड सॉल्यूशंस हो गया, हम वो यूज करते हैं। तो जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स जाता है उस पानी में, उस प्लांट्स को जैसा चाहिए वैसे हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उतने मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देते हैं जितना उसको चाहिए रहता है। सो इस तरीके से हम लोग वाटर का यूसेज 90% से कम करते हैं एज कम्पेयर टू द ओपन फील्ड कल्टीवेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज में न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जिससे फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स का वेस्टेज जरा भी नहीं होता है। हम कौन से किस्म के क्रॉप उगाते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक्सोटिक वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स उगाते हैं, जिसमें आते हैं आपके लेट्यूसेस, बेल पेपर्स, जुकीनी, चेरी टमाटो, ब्रोकली और कई सारे 40 डिफरेंट क्रॉप्स हम लोग हमारे फार्म में उगाते हैं। द ओनली थिंग जो इम्पोर्टेंट है इसमें देखने लायक कि हम इससे कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर सकते हैं, राउंड द ईयर प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो एक आम फार्मर का प्रॉब्लम होता है कि वो सारे अपने फील्ड पे एक साथ खेती कर देता है और उसका एक साथ प्रोड्यूस आता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में जब सेल करने जाता है उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। हम यहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं ताकि हम राउंड ईयर कर सकते हैं, कोई भी सीजन का इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता है और हमें जो चाहिए वो रेट मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली वो माल प्रोड्यूस मार्केट में देते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो मार्केट सिटी से नजदीक है और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से हम उस प्रोडक्ट को अफोर्डेबल सेगमेंट में ताकि मासेस तक हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। दिस प्रोड्यूस आर कंप्लीटली पेस्टिसाइड फ्री, दे आर रेसिड्यू फ्री, सेफ फूड, न्यूट्रिशियस फूड एंड फ्रेश फूड। संकेत, एक चीज यहाँ पर, एक तो जो आपने जैसे आपने कहा कि एग्जॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ये तो पहले ही एग्जॉटिक है तो ये प्रीमियम में है। और दूसरा, अगर हाइड्रोपोनिक्स की जो एक शायद डिसएडवांटेज है जो बाजार देखता है वो ये कि ये सेटअप करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो क्या फाइनल प्रोड्यूस का प्राइस यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, महंगा हो जाता है? सी एज कम्पेयर अगर मैं छोटे स्केल पे इसको बढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली इसका प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव नहीं होती है। जैसे अगर मैं उसको 1 एकड़ की जगह पर 15-20 एकड़ में करता हूँ तो मेरे इनपुट कॉस्ट काफी सारे कम हो जाते हैं, मेरा सेटअप कॉस्ट भी उस हिसाब से कम हो जाता है, पर यूनिट कॉस्ट कम होता है, जिसकी वजह से जो मार्केट में रेट चल रहा है मैं उससे सिर्फ 1.25 या 1.3 टाइम्स ज्यादा मैं बेचता हूँ, उसके अलावा इसको मैं नहीं बेच सकता। तो इस वजह से मैं वो अफोर्डेबल सेगमेंट को जाके टारगेट कर सकता हूँ। संकेत, एज ऑफ नाउ किस तरह का ये काम है, कितने एरियाज में, रादर कितनी स्टेट्स में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और आगे जाके यहाँ पर क्या प्लान्स हैं? ओके, करंटली हम लोग महाराष्ट्र पूना में ही अपना सेटअप पूरा ग्रो कर रहे हैं। हमने शुरुआत किया था 4 एकड़ से और आज हम पहुंच चुके हैं अराउंड 45 एकर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। ये 45 एकर्स ऑफ प्रोडक्शन से हम मुंबई, पूना ये 2 सिटीज टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में हम लोग सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, दिल्ली तक हमारा प्रोड्यूस जा रहा है और बैंगलोर तक भी हमारा प्रोड्यूस जा रहा है। सो फ्रॉम पुणे वी आर टारगेटिंग वेरियस मल्टीपल सिटीज जहां तक हमारे प्रोड्यूसर्स पहुंच रहे हैं। इन फ्यूचर फेस ये है कि पहले मुंबई पूना की जो पॉपुलेशन है वही इतनी अच्छी खासी कंज्यूमर बेस है, अगर हम लोग यहाँ पर 300 एकड़ तक भी ग्रो कर ले तो भी इस पॉपुलेशन को केटर नहीं कर पाएंगे। सो आवर टारगेट राइट नाउ इन फेज 1 इज गोइंग टुवर्ड्स टिल at least 300 acres for the Mumbai Pune market and then expanding to other states in which we can grow our producers. संकेत, ऐसा रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जाता है कि न्यूट्रीफ्रेश जो है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रोपोनिक फार्म्स यहाँ पर है। किस तरह की क्रॉप्स हैं, आपने हमारे पास कुछ तो वर्णन यहाँ पर किया ही है, पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स में भी यहाँ पर आप काम करते हैं। किस कैटेगरी में यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है और किस कैटेगरी में ज्यादा मांग है एज ऑफ नाउ? सी एज ऑफ नाउ अगर किसी भी घर में एंटर करना होता है तो कोरिएंडर, फेनुग्रीक, ये जो बेसिक इंडियन वेजिटेबल्स है हम उससे एंटर करते हैं और उसी के साथ साथ जो बाकी एक्सोटिक्स है उसको हम लोग पुश करते हैं और पुश इस तरह से करते हैं कि उनको इंग्रेडिएंट बना के देते हैं। जब उनको बोलते हो कि आप अपने हिसाब से कोई इंग्रेडिएंट बनाइए तो जनरली चूज करना डिफिकल्ट होता है। हम उनको वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलड्स कि ऑलरेडी हम उनको इंग्रेडिएंट्स बना के देते हैं, किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, किस तरह से वेजीज आप अपने खाने में लेके आ सकते हैं और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है।
तो बेसिक इंडियन वेजीज के साथ साथ बाकी के सारे एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी उनको घरों में एंटर करना शुरू कर देते हैं। द इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पर कि हम लोग जो ये करते हैं, हम लोग रेसिपी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं बिटवीन द फीमेल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स। तो जब ये रेसिपी कॉन्टेस्ट होता है तो नए नए रेसिपीज बन के भी आते हैं, हम उनको प्राइज मनी देते हैं, जिसकी वजह से ये रेसिपी सारे हम नहीं बनाते, इट इज अ पब्लिक ओरिएंटेड रेसिपीज और वो तुरंत फैल जाते हैं। राइट, यानी कि कंज्यूमर, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, क्लाइमेट, सस्टेनेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। संकेत, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूट्री फ्रेश और एक नया तकनीक हाइड्रोपोनिक्स हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। इसके साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर, क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।